हे एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस एंड जालना एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहली वीडियो में देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और ये जो नोट्स है, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है लमार्किज्म। एक्चुअल में लमार्किज्म है क्या? लमार्किज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसको जॉन बैप्टिस्ट लमार्क ने एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसा हुआ होगा। आइए इसको थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। लमार्क सर का कहना था कि अगर कोई ये व्यक्ति है जो बहुत लेजी है और ये दूसरा व्यक्ति है जो बहुत एक्टिव है, लेजीनेस और एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। जैसे कि जो लेजी है वो बहुत मोटा हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, और जो एक्टिव है वो बहुत फिट हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लमार्क सर का कहना था कि जब इनका जनरेशन आएगा, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नए जनरेशन को बर्थ देंगे, तो उनके नए जनरेशन के अंदर भी चेंजेस रहेंगे। जैसे कि जो अनहेल्दी, जो मोटा व्यक्ति है, उसका जनरेशन भी मोटा रहेगा, और जो स्ट्रांग है उसका जनरेशन भी स्ट्रांग रहेगा। लमार्क सर का कहना यह था कि हमारे बॉडी के अंदर जो लेजीनेस और एक्टिविटीज है, ये लेजीनेस और एक्टिविटीज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, और ये एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लमार्क सर ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, लमार्क सर का कहना था कि जो जिराफ, पहले जमाने में जो जिराफ थे, उनकी जो नेक थी, उनकी जो गर्दन थी, वो बहुत छोटी थी, बिल्कुल हॉर्स की तरह। लेकिन ये जिराफ क्या करते थे, ये वो पत्ते खाते थे जो प्लांट के सबसे ऊपर होते थे। इस वजह से ये हुआ कि जो जिराफ की जो नेक थी, उसके नेक के अंदर मूवमेंट्स होने लगे, नेक की एक्टिविटी होने लगी, और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस में क्या हुआ, जिराफ की नेक बढ़ने लगी, और फाइनली आज जिराफ की नेक बहुत बड़ी हो चुकी है। लमार्क सर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए और एग्जांपल दिए, जैसे कि अगर कोई लोहार है, वो कंटिन्यूअस हैमरिंग करेगा, हथौड़े से लोहे को पीटता रहेगा, जिसकी वजह से उसके जो शोल्डर से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। लमार्क सर का यह भी कहना था कि दो बर्ड्स है, पहला वाला ऑस्ट्रिच है, दूसरा वाला ईमू है, ये दोनों बर्ड्स होने के बाद भी ये उड़ नहीं सकते, ये फ्लाई नहीं कर सकते। क्यों फ्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सालों से इन्होंने अपने विंग्स को उड़ने के लिए यूज नहीं किया। ये अपने विंग्स को लेकर बहुत लेजी हो गए थे, और आज ये हुआ कि ये इनके विंग्स की मदद से उड़ नहीं सकते। उसी तरीके से डक एंड स्वान, पहले फिगर के अंदर डक है, दूसरे फिगर के अंदर स्वान है। ये दोनों बर्ड्स है, लेकिन ये फिर भी उड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सालों से इन्होंने अपने विंग्स को उड़ने के लिए यूज नहीं किया। ये भी अपने विंग्स को लेकर बहुत लेजी हो गए थे। अब ये अपने विंग्स को लेकर लेजी क्यों हो गए थे? क्योंकि ये अपना सारा टाइम पानी में बिताते थे, क्योंकि इनका पूरा खाना पानी से मिलता था। जैसे कि पानी के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, छोटे कीड़े हो गए, ये उनको खाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे थे। अब इनका ज्यादा टाइम पानी में था, इसीलिए इन्होंने अपने जो फीट्स होते हैं, अपने जो पैर होते हैं, उनके ऊपर एक वेब बना लिया ताकि वो आसानी से स्विम कर सके। अब इन्होंने दो चीजें किए, लेजीनेस अपने विंग्स के साथ किए, एक्टिविटी अपने पैरों के साथ किए। लेजीनेस की वजह से ये उड़ना भूल गए, एक्टिविटीज की वजह से इनके फीट्स के ऊपर एक वेब आ गया। उसी तरीके से ये जो स्नेक्स होते हैं, लमार्क सर का कहना था कि स्नेक्स के पास पहले जमाने में इनके खुद के लेग्स थे, लेकिन ये कंटिन्यूअस बरोइंग हैबिट्स, मतलब कंटिन्यूअस गड्ढा करने की वजह से इनके जो लेग्स थे, वो लेग्स जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस में खत्म हो गए, और आज इनके पास लेग्स नहीं है। ये जितने भी लमार्क सर ने एग्जाम्पल दिए, ये सब एग्जाम्पल है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम हमारे पूरी लाइफ में सीखते हैं, या एक्वायर करते हैं, या गेन करते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, तो हमने डॉक्टर की कैरेक्टर को क्या किया, एक्वायर किया।
उसी तरीके से पढ़ लिख कर हम इंजीनियर बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, इंजीनियर के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया, पूरा पढ़कर, स्कूल पढ़कर, कॉलेज पढ़कर, डिग्री लेकर। तो ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जाम्पल है। और लमार्क सर का कहना था कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं, ऐसा लमार्क सर का कहना था। इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसी को हम कहते हैं लमार्किज्म। अगर ये थ्योरी को मैं बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो लमार्क सर का कहना यह था कि अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो उनके बच्चे को जन्म देते हैं तो वो बच्चा बचपन से ही डॉक्टर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चे में चले गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ये जो लमार्क सर की थ्योरी थी, इसमें से आधी थ्योरी हम एक्सेप्ट करते हैं और आधी थ्योरी हम रिजेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। उसी तरीके से अगर हम बहुत लेजी है तब भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। लेकिन ये चेंजेस हमारे से हमारे जनरेशन में नहीं जाते। तो करके द डेवलपमेंट of organs due to specific activities or degeneration of organs due to no use of the organ was widely accepted, but the transfer of those characteristics from one generation to another generation was rejected. Acquired characteristics living organism के अंदर हो सकते, लेकिन ये acquired characteristics एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते, इसीलिए ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। ये थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, राइट शॉर्ट नोट ऑन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसा लमार्क सर ने इवोल्यूशन के ऊपर थ्योरी दिया है, वैसा डार्विन सर ने भी एक ऐसी थ्योरी बताया है जिसमें कहा गया है कि इवोल्यूशन कैसा हुआ होगा। लेकिन डार्विन सर ने अपनी थ्योरी देने से पहले डार्विन सर ने बहुत सारे स्पेसिमेंस मतलब सैंपल्स, बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट किए। लेकिन कौन से सैंपल्स को कलेक्ट किए, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के सैंपल्स को कलेक्ट किए। सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद में डार्विन सर ने ये सब प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस को स्टडी किए। स्टडी करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी सजेस्ट करे, वो थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ये थ्योरी उन्होंने कहां पर पब्लिश किए, ये थ्योरी को उन्होंने पब्लिश किए उन्हीं की एक बुक के अंदर जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब ये थ्योरी हमें क्या सिखाती है, ये थ्योरी हमें सिखाती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो जिंदा रहेगा, और जो वीक रहेगा उसकी डेथ हो जाएगी, वो जिंदा नहीं रह सकता। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये थ्योरी को समझाने के लिए डार्विन सर ने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। इसका मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करेंगे मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करेंगे, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पैदा होने के बाद ये बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद ये भी अपने नए जनरेशन को जन्म देंगे। ये होता है प्रोलिफिकली का मतलब। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन होगा लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है ये कंपटीशन के अंदर जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा, और जो कंपटीशन हार जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। ये कंपटीशन एक इनडायरेक्ट कंपटीशन है, और ये कंपटीशन के अंदर सिर्फ वो लोग जीतेंगे जिनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लेकिन सोचनी ऐसी बात है, ये कंपटीशन किस चीज के लिए हो रहा है, तो ये कंपटीशन हो रहा है फूड के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, पार्टनर के लिए, और अपनी स्पेशीज को बचाने के लिए। अब इनमें से जिसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वही जिंदे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है जहां पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, यहां पर बहुत दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, और यहां पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। ये कंडीशन के अंदर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर जिंदा है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इनडायरेक्ट कंपटीशन होगा कि इतने एडवर्स कंडीशन के अंदर भी
कौन जिंदा रहेगा? क्योंकि पानी तो नहीं है पीने के लिए, तो फिर इसमें अब ऐसे कंडीशन में कौन जिंदा रहेगा? तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो लोग जिंदा रहेंगे जिनके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां पर मैंने 3 लोगों को कुछ अलग बताया, कुछ स्पेशल बताया, जिससे ऐसा लगे कि ये इनके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ये एडवर्स कंडीशन को भी सरवाइव करेंगे और ये बच जाएंगे। ऊपर चले गए मतलब ये ऊपर नहीं चले गए, ये बच गए। और ये जो नीचे के जो छोटे लोग थे, जो जिनके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये कंपटीशन हार जाएंगे और इनकी डेथ हो जाएंगी, ये मर जाएंगे। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच गए, अब इनको चांस मिलेगा रिप्रोडक्शन करने का और ये अपने नए जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये अपने नए जनरेशन को दे देंगे। अब जो नया जनरेशन बनेगा, ये नया जनरेशन बहुत स्ट्रांग होगा और इस तरीके से इवोल्यूशन होता है, ऐसा डार्विन सर का कहना था। लेकिन ये थ्योरी के ऊपर 3 ऑब्जेक्शंस भी है। ये 3 ऑब्जेक्शंस मार्च 2022 के अंदर 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ऑब्जेक्शंस क्या है? पहला ऑब्जेक्शन है कि डार्विन का कहना था कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एक अकेला रीजन नहीं है इवोल्यूशन के लिए। नेचुरल सिलेक्शन के अलावा म्यूटेशंस भी है, वेरिएशंस भी है, लेकिन डार्विन सर ने म्यूटेशन वेरिएशंस के बारे में नहीं कहा। तो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द अलोन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। दूसरा, डार्विन डिडंट मेंशन अबाउट द यूजलेस एंड यूजफुल मॉडिफिकेशन। डार्विन सर ने हमारी बॉडी के अंदर यूजलेस मॉडिफिकेशन, यूजफुल मॉडिफिकेशंस क्यों होते, इस चीज के बारे में भी नहीं बताया। और तीसरा है, डार्विन डिडंट मेंशन अबाउट द स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस। हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस स्लो हुए हैं और कुछ चेंजेस बहुत फास्ट हुए हैं। एब्रप्ट मतलब फास्ट, ऑल ऑफ सडन। तो सडन चेंजेस और स्लो चेंजेस के बारे में भी डार्विन सर ने कुछ नहीं बताया, इसीलिए ये थ्योरी भी हम लोग रिजेक्ट करते, ये थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, एम्ब्रियोलॉजी। एक्चुअल में ये एम्ब्रियोलॉजी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ा है, फिर से एक बार इसको देख लेते। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है जब मम्मी के पेट में कोई बच्चा बनने की शुरुआत होती है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है भ्रूण विज्ञान। अगर यहां पे हम कुछ कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो लेंगे, जैसे कि फिश, टॉर्टोइज, हैन, रैबिट और ह्यूमन, इनके हमने एम्ब्रियोज लिया। अब ये एम्ब्रियोज फर्स्ट स्टेज के हैं और जब ये एम्ब्रियोज को हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सब एम्ब्रियोज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ये सेकेंड स्टेज में जाएंगे, तो इन एम्ब्रियोज के पैटर्न और स्ट्रक्चर थोड़े से अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके अंदर हमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखाई देंगी। लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर ये सब एम्ब्रियोज अलग अलग पैटर्न एक्वायर कर लेंगे और ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने लगेंगे थर्ड स्टेज के अंदर। लेकिन जब हम फर्स्ट स्टेज देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज के अंदर सब एम्ब्रियोज सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इन सभी के जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन है, सभी के एंसेस्टर सेम है। ये रहा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवोल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अब ये डेफिनेशन को समझने के लिए हम ये एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि पहले के जमाने में हम लोग कुछ ऐसे दिखाई देते थे, फिर हम लोग ऐसे बने, फिर ऐसे बने और आज हम लोग कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो देखो हमारा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, कहां से हुआ? हमारे एंसेस्टर से। लेकिन अगर मैं एंसेस्टर और हमारे आज के जनरेशन को देखूं तो मुझे यह लगेगा कि दोनों बिल्कुल भी अलग अलग है। तो डेफिनेशन वही हुआ, द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ये जो इवोल्यूशन होता है ये बहुत स्लो होता है और कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए हम इवोल्यूशन को कहते हैं। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ऑनगोइंग प्रोसेस through which the development of living organism is achieved. इवोल्यूशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये इवोल्यूशन की वजह से
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। आज हम लोग जैसे दिख रहे हैं, हम अचानक नहीं बन गए। ऐसा बनने के लिए हमें कई साल लग गए, कई करोड़ साल लग गए, और करोड़ साल के अंदर हमारे अंदर चेंजेस होते गए और आज हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इवोल्यूशन सिर्फ ह्यूमंस का हुआ, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का हुआ। इवोल्यूशन पूरी यूनिवर्स का हुआ, पूरी दुनिया का हुआ। जैसा स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो हमारे स्पेस में है, इनका भी इवोल्यूशन हुआ। उसी तरीके से जो हमारा बायोस्फीयर है, पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हवा के अंदर जो है, जमीन पर जो है, लिविंग नॉन लिविंग, इन सभी का इवोल्यूशन हुआ। अब इवोल्यूशन से होता क्या है? इवोल्यूशन से यह होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इवोल्यूशन की वजह से और क्या होता है? इवोल्यूशन की वजह से होता है बायोडायवर्सिटी बढ़ जाती है। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी होना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जब अलग अलग किस्म की वैरायटी होती है तो इसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.E, कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 5 ग्रुप में बांट दिया गया है, जैसे कि मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। इसमें पहला है पोरीफेरा, फिर नाइडेरिया, प्लाटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और 10 वाला है कॉर्डेटा। ये 10 में से हम जो ह्यूमन बींग्स है, हम 10 नंबर के डिवीजन में आते हैं जिसका नाम है कॉर्डेटा। अब पहले वाले डिवीजन में जो एनिमल्स है, दूसरे वाले डिवीजन में जो एनिमल्स है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी अलग अलग होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसीलिए हमने इनको अलग अलग डिवीजन्स में डाल दिया है। लेकिन इवोल्यूशन का कहना है कि पहले हम लोग पोरीफेरा बने होंगे, फिर हमारे अंदर चेंजेस आकर हम लोग नाइडेरिया बने, फिर चेंजेस आकर प्लैटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और आज हम लोग कुछ ऐसे बने हुए हैं। लेकिन ये कोई भी इसमें से अगर मैं 2 ग्रुप उठा लूं, 2 डिविजन्स उठा लूं, तो ये 2 अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप है, इनमें मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन फिर मैं इसको प्रूफ कैसा करूं कि हम जो आज बने हैं ये एक इवोल्यूशन से बने हैं, स्टेप बाय स्टेप बने हैं। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कनेक्टिंग लिंक की मदद से। जैसे कि अगर हम एनालिडा देखेंगे तो एनालिडा के अंदर अर्थवर्म और नीरीज जैसे एनिमल्स होते हैं। अब ये नीरीज है और अर्थवर्म भी होता है, ये भी एनालिडा के ग्रुप में आता है। उसी तरीके से अगर हम कॉकरोच और स्पाइडर देखेंगे तो ये आर्थ्रोपोडा के ग्रुप में से आते हैं। अगर मैं एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूं तो मुझे कुछ भी सिमिलैरिटी दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब है नीरीज और कॉकरोच को देखूं तो दोनों के बीच में मुझे कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन इवोल्यूशन का कहना यह है कि अर्थवर्म कॉकरोच बने होंगे, लेकिन अर्थवर्म कॉकरोच बनने से पहले वो कोई एक स्टेज पर गए होंगे। वो स्टेज को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पेरिपेटस। ये पेरिपेटस है और ये पेरिपेटस के कुछ प्रॉपर्टीज नीरीज यानी एनालिडा से मैच होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज कॉकरोच यानी आर्थ्रोपोडा से मैच होते हैं। अगर मैं नीरीज यानी एनालिडा और पेरिपेटस के बीच में कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या सिमिलरिटी दिखाई देंगी? सबसे पहले सिमिलरिटी मुझे ये दिखाई देंगी कि इनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, जिसको हम थिन क्यूटिकल कहते हैं। थिन क्यूटिकल का मतलब थिन स्किन। उसके बाद में नीरीज को आप गौर से देखिए, उसके बहुत सारे पैर दिख रहे हैं। वो पैर नहीं है, उसके लेग्स नहीं है, लेकिन एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो चलने में मदद करते हैं। जैसा नीरीज में है वैसा पेरिपेटस में भी है, तो इसको हम कहेंगे पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। तीसरा है सेगमेंटेड बॉडी। नीरीज के ऊपर भी सेगमेंट्स है, बहुत सारे डिविजन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। पेरिपेटस की बॉडी के ऊपर भी सेगमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं पेरिपेटस और कॉकरोच यानी पेरिपेटस और आर्थ्रोपोडा के बीच में सिमिलरिटी देखने की कोशिश करूं तो मुझे यह पता चलेगा कि पेरिपेटस और कॉकरोच, इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है और इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
ट्रैकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते, लेकिन लंग्स तक एयर ले जाने के लिए हमारे पास एक पाइप होता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो पेरिपेटस और जो कॉकरोच है इनके पास जो रेस्पिरेशन होगा वो ट्रैकिया की मदद से होगा, इसीलिए वो विंड पाइप की मदद से होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और दूसरी सिमिलरिटी ये कि पेरिपेटस और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब इनकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर ओपन स्पेस होती है और ब्लड ओपन स्पेस में से फ्लो होता है, तो इसको हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों के पास होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट का डिवीजन है वो कॉर्डेटा है। अगर ये कॉर्डेटा को मैं और डिटेल में देखूं तो ये कॉर्डेटा के और 3 सब डिविजन्स होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये 3 सब डिविजन्स में से हम लोग कौन से डिविजन्स में आएंगे? हम लोग आएंगे वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा के और 6 क्लासेस होते जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस यानी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स यानी बर्ड्स और लास्ट मैमल्स। हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे इनके बीच में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी मुझे प्रूफ करना है कि फिशेस एम्फीबियंस बने होंगे, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बने होंगे, रेप्टाइल्स बर्ड्स बने होंगे, बर्ड्स मैमल्स बने होंगे। तो मैं कैसा प्रूफ करूंगा? फिर से एक बार मैं प्रूफ करूंगा कनेक्टिंग लिंक्स की मदद से। अगर मैं फिशेस देखूं तो फिशेस कुछ इस तरीके से होते हैं, और अगर मैं एम्फीबियंस देखूं तो एम्फीबियंस कुछ इस तरीके से होते हैं। फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन एक इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है जिसका नाम है लंग फिश। नाम ही बता रहा, लंग फिश। ये है फिश, लेकिन इसके पास होते हैं लंग्स और ये ब्रीथ करने के लिए पानी के बाहर आती है। पानी के बाहर आती है, ब्रीथ करती है, फिर चले जाती है। जनरली फिश के पास गिल्स होते हैं, लेकिन लंग फिश एक ऐसी फिश है जिसके पास गिल्स नहीं है। वो लंग्स के थ्रू पानी के बाहर आकर ब्रीथ करते हैं, फिर पानी के अंदर चले जाते हैं। तो लंग फिश की जो कैरेक्टर्स है वो फिशेस से भी मिलते हैं और एम्फीबियन से ही मिलते हैं। तो फिशेस से कौन सी कैटेगरीज मिलेंगे कि वो पानी में रहते हैं, फिश की जैसी दिखते, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फिश का है। और दूसरी तरफ है कि ये फिश होने के बाद भी पानी के बाहर आकर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते, इनके पास गिल्स नहीं होते। सो लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। तीसरा है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, और मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स का सबसे मेन कैरेक्टर होता है कि वो दूध देते हैं। हम भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इवोल्यूशन के हिसाब से पहले हम लोग रेप्टाइल्स रहे होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, रेप्टाइल्स और मैमल्स की। लेकिन इन दोनों के बीच का गैप हम लोग फिल कर सकते हैं कनेक्टिंग लिंक की मदद से, और वो है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल प्लेटिपस एक ऐसा एनिमल है जो रेप्टाइल्स के जैसे अंडे भी देता है और जानवर के जैसा, मैमल्स के जैसा दूध भी देता है। जैसे कि अगर मैं रेप्टाइल्स और डक बाइल प्लेटिपस की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करने की कोशिश करूं तो मुझे यह लगेगा कि डक बिल प्लेटिपस रेप्टाइल्स के जैसे एग देते हैं, और उसी तरीके से ये मैमल्स की तरह दूध देते हैं, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, बिल्कुल मैमल्स की तरह। सो डक बिल प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और ये रहा आपका आंसर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।